दर्शकों, अगर हम अपने पशुधन की देखभाल बदलते मौसम में सही से करें तो किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। कैसे करें सही देखभाल, पूरी जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं। पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बदलते मौसम में इनकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मौसम परिवर्तन से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। आज जिस तरह से दिन का मौसम गर्म और सुबह और शाम का मौसम ठंडा रहता है, ऐसे में उनके आवास, आहार और टीकाकरण पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मौसम में पशुओं के सामान्य तापमान को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सुबह शाम पशुओं को खुला ना रखें तथा उसके शरीर को गीला होने से बचाएं। पशुओं को धूप में अवश्य रखें। सुबह शाम आवास के दरवाजे तथा खिड़कियों को ढक कर रखें। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि बदलते मौसम में पशुओं की किस प्रकार से देखभाल की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा कृषि विद्यालय में वैज्ञानिक है। ऐसे तो अभी मौसम चेंज हो रहा है जी बिल्कुल। तो इस समय क्या होता है कि किसान भाई को मालूम नहीं रहता है कि बदलते मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतें। जी जी जी। तो शुरुआती दौर से वो क्या करेंगे? मुख्य रूप से जो हमारे पशुपालक हैं उसमें हम कहेंगे कि जो प्रबंधन इस समय बदलते मौसम में विशेष रूप से पशुओं की देखभाल की ज़रूरत होती है। विशेष रूप से देखभाल की ज़रूरत में सबसे महत्वपूर्ण है आवास व्यवस्था, उसके बाद आहार व्यवस्था और साथ ही साथ बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अभी जो मौसम बदल रहा है उसमें आवास का क्या रोल है पशुओं में। तो आवास के कारण हम पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय ज़्यादातर देखा जाता है कि बीमारियां पशुओं में अधिक होती है, मृत्यु दर बढ़ जाते हैं। तो आवास का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो वयस्क पशु होते हैं उसमें लगभग 25 डिग्री जो सेल्सियस तापमान होता है वो हमारे पशुओं को मिलना चाहिए। अगर उससे कम हो जाता है, जैसा कि अभी देख रहे हैं मौसम जब बदल रहा है तो शाम का या सुबह का तापमान काफ़ी कम होता है, ठंडी हवाएं चलती है, दिन का तापमान जो होता है वो थोड़ा अधिक होता है। तो उसी हिसाब से हम पशुओं को उस तरह से वातावरण दें कि उचित वातावरण उनको मिल सके। सुबह में या शाम में आप पशु को खुला ना रखें, पशु का शरीर जो है वो गीला ना हो, और दिन में जैसे कि धूप निकलता है तो पशु को धूप में जरूर रखें। ऐसे मौसम में पशुओं के आवास के अलावा उनके आहार पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। संतुलित आहार के अभाव में पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। अतः ऐसे मौसम में इनके भोजन में मकई, चोकर, खल्ली, मिनरल मिक्सचर तथा नमक आदि सम्मिलित करना जरूरी होता है। इसके अलावा पशुओं को प्रोटीन तथा विटामिन भी अवश्य दें। इन्हें इनके आहार में सम्मिलित करने से पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। स्वभावतः इससे इनकी मृत्यु दर में कमी आएगी। जो बदलते मौसम है उसमें आहार का एक बहुत बड़ा योगदान है कि संतुलित आहार हमारे पशुओं को इस समय देने की आवश्यकता है। और ये बदलते मौसम में वैसे ही पशु बीमार पड़ते हैं या उनकी मृत्यु होती है जो कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो इस समय उचित संतुलित आहार सभी तरह के पशु हो, चाहे वो गाय पालन कर रहे हो, सुकर पालन हो, बकरी पालन हो, जो भी पशु पालन कर रहे हैं तो संतुलित आहार उसमें देना चाहिए। संतुलित आहार में जो हम लोग आहार बनाते हैं उसमें मकई, चोकर, खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब ज़रूरी होना चाहिए ताकि उसमें पूरा पोषण पशुओं को मिले। और ये जो पोषण मिलने से पशु अंदर से जो है कि मजबूत हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पशुओं की है वो कम हो जाती है। और जैसे ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो भरपूर भोजन दें और संतुलित आहार दें तो इस समय जो है कि पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और इसका कुप्रभाव, दुष्प्रभाव पशुओं पर नहीं पड़ेगा। तो इस समय आप प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी की मात्रा में कोई कमी ना करें। साथ में मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, नमक, ये अवश्य आप उसमें मिला कर दें। जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें 1 से 2% मिनरल मिक्सचर और आधा से 1% नमक आप ज़रूर मिला करके दें ताकि उससे पशु को जो पोषक तत्व की कमी है वो पूरा हो जाए। किसान भाइयों, बदलते मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है।
और उनमें बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः ऐसे मौसम में सबसे पहले तो पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा इन पशुओं में तरह तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अतः उनसे बचाव के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। टीकाकरण से पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है तथा उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। बीमारियों का भी इस समय होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम बदलता है, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो इस समय सबसे ज़रूरी है कि जो भी किसान अभी के समय में पशुपालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ज़रूरी है कि अपने पशु को कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें, क्योंकि अगर उनको संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, रखरखाव बहुत अच्छा नहीं है और कृमि भी है उसके पेट के अंदर, तो पशु और कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियां होने की संभावना इस समय बढ़ जाती है। तो कृमिनाशक दवा दे दें। ऐसे भी बकरी पालन या गाय पालन जो करते हैं, बकरी में 3 से 4 महीने में एक बार आप कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें। गाय पालन कर रहे हैं तो हर 6 महीने में उसको कृमिनाशक दवा दें। सूकर पालन कर रहे हैं तो हर 4 से 5 महीने में एक बार आप कृमिनाशक दवा जो अल्बेंडाजोल, फेर्मिंडाजोल 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो के वजन से है, वो अवश्य देना चाहिए। इसके साथ ही साथ टीकाकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अभी आप देखते होंगे कि बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। बकरियों में PPR की बीमारियां, सूकरों में स्वाइन फीवर की बीमारियां और दूसरे पशुओं में भी ये बीमारियां जैसे HSBQ गौवंशीय पशु में देखने को मिलता है। तो इस समय आप बदलते मौसम से पहले या अभी भी समय है, जो किसान पशुओं में टीकाकरण नहीं किए हैं वो अवश्य टीकाकरण कर ले, क्योंकि ये टीकाकरण पशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है, पशु की इम्यूनिटी मजबूत होती है और पशुओं में बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ आप कृमिनाशक दवा अवश्य दे दें और कोशिश करें टीका लगाने से पहले 1 सप्ताह या 10 दिन पहले आप कृमिनाशक दवा दे दें। तो इस तरह से टीकाकरण करके उचित आहार दे के, उचित आवास दे के इस बदलते मौसम में पशुओं में जो होने वाली जो समस्याएं हैं, मृत्यु दर अधिक हो जाती है, तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। और जो छोटे छौने हैं, छोटे बच्चे हैं पशुओं के, उसकी विशेष देखभाल करें। और इस समय जो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है, उससे उसको बचा कर रखें, उचित वातावरण दें और होने वाले नुकसान से बचें। बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल करना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता को अच्छा बनाए रखा जा सकता है। इससे न सिर्फ पशु स्वस्थ रहेंगे, बल्कि वे अपनी उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को भी लाभान्वित करेंगे। तो देखा दर्शकों, आपने छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम अपने पशुधन को स्वस्थ रख सकते हैं। और अब बातें करते हैं दलहनी फसलों के बारे में। अगर इसकी सामयिक हम देखभाल करें पोषक तत्वों को लेकर, तो अच्छी फसल ली जा सकती है। कैसे करें देखभाल, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। दलहनी फसलें हमारे झारखंड की कृषि में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ मृदा की उर्वरता भी बनाए रखती है। चूंकि दलहनी फसलों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण होते हैं, इसलिए अन्य फसलों की तुलना में इसमें कम उर्वरक की जरूरत होती है। बावजूद इसके संतुलित पोषक तत्वों के प्रबंधन के बिना इसकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अतः सबसे पहले तो इसके बीजों को FIR विधि से उपचारित करने की जरूरत होती है। इसकी फसल के लिए विशेष प्रकार के राइजोबियम आते हैं, अतः उसका इस्तेमाल कर इसके बीजों को उपचारित करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें TSB का भी इस्तेमाल करना बेहतर होता है। चूंकि झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, अतः इसकी खेती के लिए मिट्टी में चूने का व्यवहार करना भी जरूरी है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दलहनी फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर S कर्मकार। तो देख रहे हैं कि अभी हमारे किसान भाई दलहनी फसल लगा रहे हैं और लग भी चुकी है। तो ऐसे में समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे वो करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसमें विशेष ध्यान इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो अदर क्रॉप है उससे थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि इसमें जो दलहनी फसल है ये लेगुमिनस ग्रुप का है। इसमें राइजोबियम का बहुत महत्व होता है, जीवाणु खाद का। तो पहले ही हम ये बताएंगे, जो जब लगाएंगे वो बीज को पहले तो आप फंजीसाइड से शोधन कर लेते हैं, बीज सीडमेंट करते हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद आपको राइजोबियम कल्चर से
जो दलहन है उसका स्पेसिफिक राइजोबियम कल्चर होता है, उससे आपको सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ और अच्छा है, झारखंड का सॉइल में फास्फोरस का कमी पाया जाता है, तो इसमें फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, पीएसबी कहा जाता है, इससे भी बीज को कल्चर में उसमें बीज को शोधन कर लेना चाहिए। तो उसमें आपका बहुत अच्छा से राइजोबियम का भी मिल जाएगा और पीएसबी जो सॉल्युबल बैक्टीरिया होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर समेकित रूप से इसको पोषक तत्वों को प्रबंधन के बारे में बताया जाए तो आपको मिट्टी का जांच हो जाना चाहिए, उसी पर क्या कमी है उसमें पता चल जाता है और अकॉर्डिंगली किया जाता है। जनरल आमतौर पर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो राइजोबियम सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना है, और देखा गया है कि हमारा झारखंड का सॉइल मोस्टली एसिडिक है, तो इसके लिए भी हमारा जो जब लगाएंगे कूड़ में हमको 3 से 5 क्विंटल, हम 3 से 5 क्विंटल इसलिए बोले जो जैसा अम्लीयता देखा जाएगा उसी बेसिस पर, अगर ज़्यादा अम्लीय होगा तो 5 क्विंटल का दर से प्रति हेक्टेयर के दर से आपको अप्लाई करना है, और अम्लीयता कम होगा तो उसमें हम 3 क्विंटल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइम का या डोलोमाइट जो भी है उसमें महत्व है, जो एसिडिटी है सॉइल का वो न्यूट्रल में आएगा। इसमें क्या होगा, आपका राइजोबियम जो कल्चर हमने दिया है, पीएसबी कल्चर जो दिया है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूट्रल सॉइल में अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसकी खेती में 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस तथा 25 किलो पोटास का भी व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। इसमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल स्टार्टर के रूप में करना चाहिए तथा इसका इस्तेमाल कभी भी टॉप ड्रेसिंग के रूप में नहीं करनी चाहिए। फास्फोरस का इस्तेमाल सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में करना बेहतर होता है। यदि किसान डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर का इस्तेमाल अलग से करना चाहिए। यदि भूमि में बोरोन की कमी है तो बोडेक्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। न्यूट्रल सॉइल में आपका कोई भी जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन अच्छा होता है। उसमें जो हमने सीड ट्रीटमेंट किया है, राइजोबियम या फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो हमने ट्रीटमेंट किया है, उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा। और नाइट्रोजन हम लोग इसमें स्टार्टर के रूप में देते हैं 25 केजी के हिसाब से। उसके बाद कभी दलहन फसल में नाइट्रोजन को टॉप ड्रेस नहीं करना है, क्योंकि उसका जो ज़रूरत है वो वायुमंडल से अपना वो रूट का जो नोड्यूल होता है उसमें वो जमा कर लेते हैं और अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। फॉस्फोरस का रोल इसलिए बोला जाता है, उसका जड़ का वृद्धि जो होता है, रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें हमारा कहना है किसान भाइयों को, जो हम लोग डीएपी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें कहेंगे दलहन फसल में सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जिसको कहा जाता है, उसको अप्लाई करना चाहिए। उसमें हमारा फॉस्फोरस 16% तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ 11 से 12% हमारा सल्फर भी मिल जाता है और 20 से 21% हमारा कैल्शियम भी मिल जाता है, जो कि दलहन फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों, चूंकि झारखंड में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई जाती है, तो इसके लिए 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़े गोबर की खाद का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इससे एक तो दलहन की पैदावार बढ़ जाती है तथा दूसरी मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। झारखंड सॉइल में और देखा गया है जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, तो इसीलिए हमको 2 टन प्रति हेक्टेयर के दर से अगर सड़ी हुई गोबर खाद अप्लाई किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसका पैदावार 20 से 25% बढ़ जाता है। तो उसके और साथ ही साथ इसमें और फ़ायदा है, हमारा झारखंड सॉइल में नमी का जो रिजर्व करते हैं वो कम है, तो उसमें अगर हमने 2 टन के गोबर खाद हम अप्लाई करेंगे तो उसमें नमी बरकरार रखने के लिए काम करेगा। साथ ही साथ उसका जो रूट जो ग्रोथ है वो भी काम करेगा। सॉइल का कम्पैक्शन कम होगा। कम्पैक्शन कम होने से दलहन फसल के लिए विशेष अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो राइजोबियम है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो सॉइल में कॉम्पैक्टनेस जितना कम होगा उसमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा, उसका ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। इसके यही पर लेकिन एक जो स्पेशल हमारा जो बात है, टॉप ड्रेस यूरिया का कभी नहीं करना चाहिए। यूरिया हमको टॉप ड्रेस मान लीजिए अंतर्वर्ती फसल करे
तो सीरियल जो क्रॉप्स होगा उसमें अगर हमको अप्लाई करना पड़ेगा तो उसमें सीरियल जो क्रॉप है उसी का जड़ में हमको अप्लाई करना है। हमारा दलहन फसली के जड़ में नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो उसका जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, फल और फूल ये कम आ जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने सोल क्रॉप लेते हैं तो उसमें कभी हम टॉप ड्रेस ना करें। किसान भाइयों, दलहन की फसल में जब फूल आने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। अतः ऐसे समय में 20 किलो यूरिया का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से दलहन की उपज क्षमता बढ़ जाती है। दलहन फसल में एक चीज और बताना है, जब इनका फूल आते समय इसका नाइट्रोजन थोड़ा सा अधिक ज़रूरत पड़ता है। तो उस टाइम जो वायुमंडल से उसका जो राइजोबियम उसको नोड्यूल में जो वायुमंडल का फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, वो उतना काम नहीं करते हैं। तो उस टाइम हमको अगर 2% यूरिया का घोल बनाएं, मतलब 20 किलोग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें हम स्प्रे करें और पॉड फॉर्मेशन के टाइम हम स्प्रे करेंगे तो उसका उपज क्षमता बढ़ जाता है। इस तरह से यदि दलहनी फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाए तो निश्चित तौर पर इसकी पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो देखा दर्शकों आपने कि अगर हम दलहनी फसलों में पोषक तत्वों की सही देखभाल कर लें तो अच्छी फसल ली जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो आप हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।